वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एज एर्लियर हम एक वीडियो बनाया हुआ था ना, वो बोल दिया था कि हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो बनाएगा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का ना वो शुरू करेगा बोल के। तो टुडे वी आर स्टेपिंग इनटू दैट टॉपिक ना। तो अभी आप देख सकता है पार्ट 1 जो आप स्क्रीन पे देख रहा है ना, पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क वाला ना। तो यहाँ पे क्या आता है हम एक क्रोनोलॉजिकल वे में आप लोग को थोड़ा सा दिखा रहा है हाँ। तो एक नंबर 1 पे आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है ना। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज नॉट ए लाइक नॉट ए स्मॉल चैप्टर। ऐसा नहीं है कि चौथा में एक दो वीडियो में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट्स कंसिस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ लाइक रूल्स अमेंडमेंट्स भी लगा है, बहुत चार्टर एक्ट वगैरह भी इतना सारा है ना। तो इट विल टेक 2 और 3 वीडियोस लाइक कंप्लीट होने के लिए। इफ नॉट देन 5 वीडियोस भी ऐसा भी चल जाएगा। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, साइलेंट फीचर्स वगैरह, प्रीएम्बल, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। फिर ये पार्ट 1 खत्म होने का पार्ट 2 आता है हम लोग का सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस ना। तो वो सब बाद में देखा जाएगा। ग्रेजुअली हम लोग हर एक चीज़ को इम्प्रूवमेंट के साथ हर एक चीज़ एकदम जान के चलेगा ना, एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी के साथ चलेगा। तो अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आ, नहीं घुसने से पहले एक थोड़ा सा इंट्रो दे देता है हाँ। तो ऐसा होता है कि ब्रिटिशर कब आया था इंडिया में। द ब्रिटिशर केम इन टू इंडिया इन 1608 राइट। क्या करने आया था, एज अ ट्रेडर आया था इन द फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी राइट। तो वो जब आया था तो उसको सबसे ज़्यादा मतलब वो ब्रिटिशर लोग को कौन राइट्स दिया था बोलने से, चार्टर ग्रांटेड कौन दिया था बोलने से, क्वीन एलिजाबेथ दिया था ना। जो क्वीन एलिजाबेथ 1 जो है 1600 में वो चार्टर ग्रांटेड दे दिया था कि आप लोग इंडिया में जाके ट्रेड कर सकता है ऐसा वाला। फिर वो लोग गया है। फिर फिर इन 1765 में क्या होता है, द कंपनी लाइक ये कंपनी जो एकदम प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन ऑब्टेन करने लग गया, मतलब उसको दीवानी मिल गया। दीवानी मतलब क्या होता है इन सिंपल टर्म्स में बोलने से दैट इज ए राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस ना। जो हम लोग का जो टैक्स जो कलेक्ट करने का उसको राइट्स मिल गया, जस्टिस देने का वगैरह कुछ भी सिविल जस्टिस हो गया ना। तो हर एक चीज़ वो लोग को राइट्स मिल गया था। फिर 1765 को हम लोग बोलता है तो मतलब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन आप लोग भी याद रहेगा कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। ये तो हिस्ट्री का बात है पर भी हम ले जा रहे हैं थोड़ा। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था ना। तो जब बैटल ऑफ बक्सर होता है तो बैटल ऑफ बक्सर होने का समय में क्या हो जाता है, मुगल एम्पायर शाह आलम जो था ना वो हार जाता है ब्रिटिशर लोग के साथ ना, जब बैटल लग रहा था। तो तब वो दीवानी दे देता है। ये दीवानी मतलब इट्स राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस राइट। तो ये दे देता है। तो 1764 में एक बैटल ऑफ बक्सर होने के बाद, एक बॉक्सर होने के बाद क्या हो जाता है, एक ट्रीटी साइन करता है ब्रिटिशर के साथ ना। इसलिए ये दीवानी तब इशू हो गया था। फिर ऐसा ऐसा हो के फिर 1857 में सेफोई मिटनी जो रिवोल्ट ऑफ 1857 ऐसा ऐसा आता है ना। फिर कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली फॉर्म करता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। फिर हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को ना। फिर हम लोग उसको इनपोर्स में लाता है, एडॉप्ट करता है हम लोग कब, जनवरी 26 1950 को ना। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा डेट जो है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन है बोलने से, ये जनवरी 26 1950 मेंशन नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मेंशन है वो 26 नवंबर 1949 मेंशन है, जो कि 26 नवंबर हम लोग क्या मनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाता है ना। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाला ना। तो अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस में क्या होता है, इसमें दो चीज़ में अंदर 2 मेजर हेडिंग्स में क्लासिफाइड होता है। वन इज़ वर्ड कंपनी रूल, समझ रहे हैं ना। एक कंपनी रूल आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, एक कंपनी रूल बनता है और एक क्राउन रूल बनता है। कंपनी रूल जो कब से शुरू होता है, 1773 टू 1858, तो उसको कंपनी रूल का नाम से जाना जाता है। एंड क्राउन रूल क्या, वो 1858 से लेके 1947 ना टिल इंडिपेंडेंस वाला डेट तक उसको कंपनी और क्राउन। सो यू कैन सी द टॉपिक्स ना, जो कंपनी रूल का अंदर में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है बोलने से। सबसे फर्स्ट हम लोग को क्या पढ़ना है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ना है ना। एंड सेकेंड इज दैट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781, पेट्स इंडिया एक्ट, फिर एक्ट ऑफ 1786, फिर चार्टर एक्ट ये सब पढ़ना है हाँ। फिर आफ्टर ये कंपनी रूल खत्म होने के बाद हम लोग को क्या करना है, ब्रिटिश क्राउन में चला जाना है ना, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से शुरू होके टिल इंडियन इंडिपेंडेंट 1947 तक होता है। तो ये दोनों को तो एक एक वीडियो में कवर अप नहीं कर सके। इवन ये कंपनी रूल को भी एक वीडियो नहीं बना सकेगा। अगर एक वीडियो में इसको अच्छा सा एक्सप्लेनेशन देना है बोलने से इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, या फिर वीडियो का
जो ड्यूरेशन है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई डोंट वांट मेक इट। हाँ, हमको एक शॉर्ट ब्रीफ छोटा छोटा से बना के, ताकि आप लोग बाद में रिवीजन के लिए भी आप लोग को एक अप्रोप्रिएट लगे ना, हम वो वीडियो बनाना चाहता है। सो अभी के लिए हम लोग ट्राई करता है जितना कवर करता है ना। तो कंपनी रूल का फर्स्ट जो टॉपिक है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है ना, इसका इम्पोर्टेंस को हम लोग जान लेता है। हाँ, क्या हुआ था एक्चुअली, हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि ये फर्स्ट स्टेप टू कंट्रोल एंड रेगुलेट्स द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ऐसा माना जाता है, ये फर्स्ट स्टेप लिया गया था। और यहाँ में क्या हुआ था, एक चीज़ रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी ना। पहले में क्या होता था, एडमिनिस्ट्रेशन और ये पॉलिटिकल वाला जो एक नहीं होता था क्या, दोनों सेपरेटली वर्क नहीं कर, मतलब नहीं होता था, एक साथ होता था, दोनों का फंक्शनिंग क्या है वो समझ में नहीं आता था। पर ये रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद क्या हो गया, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो क्या हो गया, दोनों अलग हो गया, बोथ वेर सेपरेट बाय दिस एक्ट ना। तो पॉलिटिकल बोला जाने से क्या होता है, पॉलिटिकल्स वाला लोग क्या, टू मेक लॉस और स्कीम वाला होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव वाला क्या है, टू इम्प्लीमेंट दिस लॉस और स्कीम। फॉर एन एग्जांपल लाइक आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये वगैरह लोग ना, ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाता है। तो पहले एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं चलता था, दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं था, एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है ऐसा समझ में नहीं आता था। पर दिस टाइम लाइक रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद दोनों एकदम, दोनों का बॉडी सेपरेट हो गया था ना। तो ये चीज़ सब, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया ना। एक फाउंडेशन क्रिएट किया कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का ना, मतलब सेंट्रल मतलब क्या है, आप सेंट्रल से क्या समझ में आता है, ओन बाय स्पेसिफिक पर्सन ना, एक इंसान जो सेंट्रली ओन करता है किसी भी चीज़ का। उसका ऑपोजिट्स क्या होता है, उसका एंटोनिम्स डिसेंट्रलाइजेशन ना, द ट्रांसफर्स ऑफ एनी एक्टिविटीज और ऑर्गेनाइजेशन टू सेवरल लोकल ऑफिसेस। मतलब आप हर एक चीज़, हर एक इंसान को पावर दे रहा है, समझ रहा है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। पर सेंट्रल में सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है यार, एक आदमी रूल कर रहा है, पता है, आप कुछ भी कर रहा होने से भी उससे परमिशन लेना पड़ेगा, ऐसा होता था। हाँ, नाउ लेट्स कम टू इट्स फीचर्स ना, जो कि अभी ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है ना। फर्स्ट फीचर्स जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या था, जीओबी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। बंगाल का क्या हो गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था, समझ रहा है ना। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। एंड हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होने से क्या होता है, लॉर्ड वेरन हस्टिंग, पता है ना। वो फर्स्ट जनरल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया था। एंड सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सिर्फ नहीं बना हुआ था, उसका अलोंग विद देम क्रिएटेड ए पोर एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट देम, राइट। मतलब चार और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंट किया गया था, क्रिएट किया गया था कि ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, समझ रहे हैं ना। फिर ये थर्ड पॉइंट देखो, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास मेड इंपीरियर। मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि बिफोर दिस एक्ट ना, गवर्नर ऑफ बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे वेर इन एन इक्वल पावर। मतलब ये सब एक इंडिपेंडेंट बॉडी हुआ करता था अर्लियर, राइट। पर ये एक्ट आने के बाद क्या हो गया था, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या हो गया था, एक सुपीरियर पावर मिल गया था कि, मतलब उसको इतना पावर दे दिया था कि ये गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बॉम्बे जो क्या हो गया था, सबऑर्डिनेट हो गया था, इसका लो इन रैंक हो गया था, इसका रैंक जो लो हो गया था ना। तो कुछ भी करना होता था तो ये लोग क्या होता था, हमेशा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को पूछा करता था ना। तो एंड ये फोर्थ पॉइंट में क्या है, सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है ना, बहुत शॉर्ट्स में क्या क्या, लेकिन आई विल एक्सप्लेन इट। इस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774 में ना। तो सुप्रीम कोर्ट का इस्टाब्लिशमेंट किया हुआ था, जहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट न्यू न्यू इस्टाब्लिश किया था, सिर्फ एक चीफ जस्टिस था प्लस 3 जजेस था। अभी तो 34 चीफ जस्टिस है, ये सॉरी 34 जजेस है। 31, पहले 31 हुआ करता था, लास्ट अपॉइंटमेंट 3 अपॉइंटमेंट शायद 2019 में ही किया है क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देन ऐसा था। फिर नंबर 5 में क्या होता है, प्रोहिबिशन ऑन कंपनी सर्वेंट ना। कंपनी सर्वेंट पे बहुत मतलब वो होता था, दैट्स नो वन वेयर लाइक, किसी को भी प्रेजेंस या फिर वो ब्राइब्स हो नहीं होता है क्या, जो हम लोग गिफ्ट देता है ना, वो सब किसी भी फ्रॉम द लोकल्स पीपल ऑफ इंडिया को मना कर देता था। जो कंपनी सर्वेंट्स वाला, डेफिनेटली वो ब्रिटिशर लोग ही था ना। तो वो लोग का जो लंदन में जो रहता था, वो ऑर्डर दिया करता था, हमेशा देता था कि तुम लोग किसी भी लोकल लोकल पीपल्स ऑफ इंडिया से कभी भी देश नहीं, सॉरी नॉट देश, क्या बोलते हैं, घूस नहीं लेगा, समझ रहा है ना, किसी भी प्रेजेंस नहीं लेगा।
मतलब कुछ भी गिफ्ट हम लोग को कुछ अच्छा काम कर देता है तो हम लोग उसके तौर पे क्या कर देता है, गिफ्ट देता है ना। तो गिफ्ट इन लाइक गिफ्ट को तो हम लोग घूस ही बोल सकता है ना। तो ऐसा कभी तुम लोग नहीं लेगा, ये स्टेटमेंट मतलब हुआ करता था, ये प्रोहिबिशन ऑफ कंपनी सर्वेंट वाला लोग का ना। और ये लोग को एज वेल एज देयर इज एन प्रोहिबिशन फॉर प्राइवेट ट्रेड। ये लोग को सिर्फ अपना कंपनी के लिए काम करना था, खुद का प्राइवेट ट्रेड कभी नहीं करना था, बिकॉज दे आर वर्किंग एज एन कंपनी सर्वेंट, राइट। एंड द लास्ट 6 पॉइंट इज दैट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्रिएट किया गया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था, उसका रोल क्या था बोलने से, टू रिपोर्ट एंड इट्स रेवेन्यू सिविल्स एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया टू द ब्रिटिशर ना। तो कुछ भी मतलब इंडिया में कुछ भी टैक्स ले रहा है, कुछ भी सिविल से सिविल में कुछ हो रहा है, कुछ भी मिलिट्री अफेयर्स में कुछ भी हो रहा है इंडियन में, तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इंडिया टू ब्रिटिशर मतलब पहुंचा देता था। लेकिन डेफिनेटली ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लंदन में रहता था, हाँ, ये बात क्या रखो। तो दिस वेर द ओल्ड फ्यूचर्स important features of regulating act 1900 1773 है ना। होपिंग डेट कि आप लोग को समझ में आया होगा। हम जितना आ सकता है मतलब हमसे जितना हो पाया हम उतना सिंपल में एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई किया है। वो लॉन्ग थियोरिटिकल नहीं जाके ना, हम जितना एक बुक को हम 5 6 बार 10 बार ऐसा पढ़ के एक एक 5 6 10 बार ऐसा पढ़ के हम आप लोग को ये चीज़ एकदम शॉर्ट में ब्रीफली डिस्कस करने के लिए बता सकने तक हम ट्राई किया है। अगर समझा है तो इट्स अ वेरी गुड इनफ, बट नहीं समझा है तो आप वीडियो को रिपीट्स देखना, आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या क्या हो रहा था ना। आफ्टर दिस लाइक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ये एक अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ लेता है ना। उसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या आता है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1871 आता है ना। तो अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1871 में क्या क्या बोला जाता है, तो स्क्रीन पे दिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा सा देख लो हाँ। तो ये एक्ट को क्या बोला जाता है, ये एक्ट को ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द सेटलमेंट बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है, बिकॉज व्हाट मिस्टेक हैव बीन मेड इन द रेगुलेटिंग एक्ट ना, या फिर कुछ भी छूटा हुआ है, ये एक करेक्टेड करने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था ना। तो इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स बोला जाए तो नंबर 1 पे क्या है, जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है ना। तो इसका फीचर्स में क्या है, मतलब एक एग्जाम्पशन था। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट में क्या पढ़ा था, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1774, राइट। तो एग्जाम्पशन एग्जाम्पशन फॉर जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था ना। एग्जाम्पशन मतलब कुछ छूट मिला था ना, जो आगे में हम लोग को रेगुलेटिंग एक्ट में नहीं बोला था वो चीज़, छूट मिलेगा ऐसा ऐसा वाला ना। लेकिन ये अमेंडमेंट एक्ट में बोला गया था कि इफ़ द एक्ट डन इन द ऑफिशियल ड्यूटीज़ ना, जो कोई भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसका काउंसिल है, उस प्लस उसका सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी प्लस उसका रेवेन्यू मैटर्स प्लस कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ना, ये सब मतलब किसी भी ऑफिशियल्स ड्यूटी में अगर वो गलत भी कर रहा है होने से क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट्स का कोई राइट नहीं बनता है उस पर कुछ भी लॉ मतलब अपील करने के लिए, उस पर कोई लॉ डालने के लिए, उस पर कोई व्हाट कैन आई से कुछ भी जज करने के लिए ना, सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट्स नहीं बनता है। इसलिए मतलब ये चीज़ को ये अमेंडमेंट को लागू किया गया था। पर अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट का ना हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द इनहेबिटेंस ऑफ कलकत्ता हुआ करता था। कलकत्ता में जो हिंदू मुस्लिम वाला पॉपुलेशन था ना, तो वो चीज़ में सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्पशंस था कि ये गवर्नर जनरल बंगाल को कुछ नहीं कर सकता था, इस काउंसिल को कुछ नहीं कर सकता था। जब वो द्वितीय में था तब कर नहीं कर सकता था, लेकिन वो द्वितीय से बाहर होके कुछ करता है तो या डेफिनेटली कुछ एक्शन ले सकता था ना। तो उसका कारण से लाइक सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ वो कंप्लीट कंट्रोल दिया गया था कि इनहेबिटेंस ऑफ ये हिंदू और मुस्लिम वाला ना। इसलिए आगे जाके हिंदू और मुस्लिम लाइक बंगाल पार्टीशन वगैरह भी होता है, ये हिस्ट्री का पार्ट है, लेट नॉट डिस्कस अबाउट दैट मैटर। हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस पे जा रहा है ना थोड़ा। तो ऐसा हो गया, फिर क्या हुआ था, फिर ये ब्रिटिशर लोग को इतना पावर मिल गया था ना, ये लोग दिन भर दिन ऐसा अपना पावर को बढ़ाते जा रहा था, समझ रहा है ना। इफ समवन इज नॉट अगर कोई इफ समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ द प्रोविजनल कोर्ट ना, तो वो ही और सी कांट अपील टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ये रूल्स भी बनाया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट पे डायरेक्ट नहीं जा सकता था। हम लोग का यहाँ क्या होता है, हम लोग अगर हम लोग का जुरिडिक्शन में क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है सुप्रीम कोर्ट, राइट। एंड आफ्टर दैट हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना। इफ़ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट ऑफ सुप्रीम सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो हम लोग हाई कोर्ट में अपील करते हैं। हाई कोर्ट में नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, राइट। पर यह ऐसा नहीं था, यह प्रोविजनल
जो प्रोविजनल कोर्ट का जो जजमेंट को आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्टली अपील नहीं कर सकता था, आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल को करना पड़ेगा। और एक एक वर्ड है इसका रिलेटेड, एपिलेटेड जुरिडिक्शन वाला ना, उसका मीनिंग क्या है बोलने से, एपिलेटेड जुरिडिक्शन वो उसको बोलता है कि if the power of the higher court na to review the decision or change the results of the decision made by the lower court ना, जब किसी भी हायर कोर्ट जो है रिव्यू देता है, मतलब किसी भी डिसीजन जो लोअर कोर्ट बनाया है ना, तो उसको एफिलिएटेड जुरिडिक्शन बोलता है ना। फिर लास्ट में एक पॉइंट है ये जीजीआईसी विल फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्ट्स एंड काउंसिल ना, ये तो बहुत बड़ा पावर दे दिया उसको ना। ये गवर्नर जनरल काउंसिल हैव द पावर टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर प्रोफेशनल कोर्ट, मतलब इसको इतना पावर दे दिया कि ये फ्रेम कर सकता है, ये प्रोविजनल कोर्ट को ये क्या कर सकता है, रेगुलेशन ला सकता है, समझ रहे हैं ना, इतना पावर दे दिया था। तो फॉर नाउ लाइक आज के लिए इतना हो जाएगा ना, ये हम लोग कंपनी रूल का रेगुलेटिंग एक्ट और अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 पढ़ रहा है ना। फिर हम लोग का बचा है पिट्स एक्ट वाला, वो सब फिर नेक्स्ट वीडियो में कर लाता है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाने से फिर प्रॉब्लम भी हो जाता है ना। So yeah, thank you so much for being with me. And if you really like the efforts which I am putting in, so yeah, don't forget to subscribe my channel. Thanks so much.